हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आखिर कई दिनों बाद मैं फिर से आप सभी के लिए 2023 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी अनलॉक्ड को एक्सप्लेन करने जा रही हूं, जिसे डायरेक्ट किया है किम ताई जुन ने। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है ली नामी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि इस स्टोरी की लीड कैरेक्टर है। नामी जो कि एक स्टार्टअप कंपनी में काम करती है और पार्ट टाइम अपने ही फादर के कैफे में काम करती है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि नामी हमेशा अपने फोन में ही अपना टाइम स्पेंड करती है, जैसा कि आजकल के सभी लोग अपना पूरा टाइम फोन पे ही लगे रहते हैं। खैर, एक रात नामी ऑफिस के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के बाद घर लौटते समय बस में अपना फोन भूल जाती है और हम किसी को उसका फोन उठाते देखते हैं। दूसरे दिन हम ओ जुन योंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसने नामी का फोन बस से उठाया था। जियोंग उन जो कि नामी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो नामी के फोन पे कॉल करती है तो जुन योंग फेक वॉइस ऐप के हेल्प से, जो कि एक औरत की आवाज थी, उसे बताता है कि ये फोन उसे कल रात बस में पड़ा मिला। युन जो उसे बताती है कि ये फोन उसकी फ्रेंड नामी का है और वो उससे मिलके उसे दोबारा कॉल करेगी। यहाँ जुन योंग को नामी का नाम पता चल गया था और वो सोशल मीडिया से नामी की डिटेल्स निकाल के नोट्स बनाने लगता है और उन्हीं डिटेल्स का यूज करके उसके फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद हम युनजो को नामी के घर पे देखते हैं। उसे नामी नशे के हालत में बालकनी में रखे एक बेड के नीचे सोते हुए मिलती है। वो उसे उठा के उसके फोन के बारे में बताती है, जिसके बाद नामी युनजो के फोन से अपने फोन पर कॉल करती है और उसे अपने फादर के कैफे में बुलाती है फोन के साथ। हम आगे देखते हैं कि पुलिस को एक पहाड़ी जंगल के अंदर एक औरत की म्यूटिलेटेड बॉडी मिली है, जिसकी उंगलियां काट दी गई थी और किलर ने कोई निशान नहीं छोड़ा था। पुलिस को सिर्फ वहां से प्लांट फूड की शीशियां ही मिली थी। डिटेक्टिव जी मैन जब प्लांट फूड को देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और जब जी मैन अपने शक को मिटाने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक प्लम ट्री दिखता है और उसके पास और भी कई प्लांट फूड की शीशियां मिलती है। जैसे ही उन्हें प्लम ट्री दिखता है, उन्हें एहसास हो जाता है कि खूनी उनका बेटा जुनियोंग है। जब उनका बेटा 10 साल का था तो उन्होंने उसके लिए ठीक उसी जगह पर एक प्लम ट्री लगाया था और अब भी उनके बेटे का नाम उस पेड़ से जुड़ा हुआ है। जी मैन ने 7 साल से अपने बेटे जुनियोंग से बात नहीं की थी। उसका बेटा इतना चालाक नहीं था और उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो खूनी बन जाएगा। जी मैन को संदेह था कि शायद उसके दोस्तों के बैड इन्फ्लुएंस से उसने ये सब किया है। आगे हम नामी को उसके फादर के कैफे में देखते हैं, जहां उसके फादर ने उसके लिए उसका फेवरेट प्लमेड बनाया था, जो सिर्फ उसके लिए ही था, बेचने के लिए नहीं। तभी कैफे के लैंडलाइन पर नामी के लिए फोन आता है और फेक वुमेन वॉइस में उसे जुन योंग एक मोबाइल रिपेयर शॉप में बुलाता है, ये बोल के कि उसका फोन गलती से गिरने की वजह से उसका स्क्रीन टूट गया है और उसने उसका फोन रिपेयर शॉप में छोड़ दिया है और पैसे भी पे कर दिए हैं। वो उसे एड्रेस देता है और उसे फोन वहाँ से पिक करने को बोलता है। नामी उस रिपेयर शॉप पर पहुँचती है। नामी को वो बिल्डिंग थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो एक सुनसान बिल्डिंग था और उस शॉप में सिर्फ एक ही आदमी मास्क पहन के हेल्प डेस्क पे काम कर रहा था, जो और कोई नहीं जुनियोंग था। पर नामी डेस्क पर रखे अपने फोन को देखकर बाकी सब इग्नोर कर देती है, यहाँ तक कि वो अपने फोन की स्क्रीन ठीक करवाने के लिए अपने फोन का पासवर्ड भी शेयर कर देती है। नामी की एक सिली मिस्टेक की वजह से अब उस स्ट्रेंजर के पास उसके फोन का पूरा एक्सेस था। जुनियोंग बड़े ही आसानी से स्पाईवेयर का यूज करके उसके फोन का एक रेप्लिका बना लेता है ताकि वो नामी की हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर सके। उसने उसके फोन के कैमरास को हैक कर लिया था ताकि वो कॉन्स्टेंटली उसके सराउंडिंग्स को चेक कर सके। नामी की लाइफ अब उसके लिए एक ओपन बुक थी और वो उसकी हर डिटेल्स को नोट कर रहा था ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। उस रात जुनियोंग को उस स्पेशल प्लमेट के बारे में पता चलता है और नेक्स्ट डे ही वो कैफे में पहुंच जाता है ताकि वो नामी से फ्रेंडशिप कर सके। नामी
उसे पहले मना करती है क्योंकि वो प्लमिड बेचने के लिए नहीं था, पर बाद में उसके रिक्वेस्ट करने पर और ये बताने से कि वो उसका पुराना कस्टमर है और वो सिर्फ उस प्लमिड के लिए ही आया है, नामी उसे मना नहीं कर पाती। नामी उसे उसका फेवरेट गेम खेलते हुए नोटिस करती है और थोड़े ही टाइम में उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जी मैन अपने बीवी के फोन से अपने बेटे का एड्रेस निकाल लेते हैं ताकि वो उससे मिलके उन मर्डर्स के ब्लेम से बचा सके। अब जुन योंग नामी के लाइफ की हर एक चीज को नोट कर रहा था, जैसे कि उसके रूम का लॉक कोड, उसके घर का एग्जैक्ट लोकेशन और उसके लाइफ के इम्पोर्टेंट लोग। अब उसे उसके सीक्रेट्स भी मालूम थे क्योंकि उसने नामी और उसके बॉस के बीच हुई सीक्रेट कन्वर्सेशन को सुन लिया था, जहां उसके बॉस ने उसके सैलरी बढ़ाने की बात को बाकी कलीग से सीक्रेट रखने को कहा था। जुन योंग चाहता था कि नामी अपने करीबी लोगों से दूर हो जाए, जिसमें उसके फादर, उसकी बेस्ट फ्रेंड युनजो और उसकी बॉस शामिल थी। जुन योंग पहले विक्टिम को उसके करीबियों से दूर करता था और फिर उन्हें जान से मार देता था और उनकी मरते हुए फोटो खींच के अपने वॉलपेपर पर लगाता था। इससे पहले वो 8 लोगों को मार चुका था और नामी उसकी नवी विक्टिम थी। हम आगे देखते हैं जुन योंग नामी के घर जाके उसके घर की तलाशी लेता है और उसे वहाँ नामी का पुराना फोन मिलता है। मीनवाइल जी मैन का एसोसिएट किम जियोंग जुन योंग के उस फोन नंबर को ट्रैक करता है जिससे उसने अपने माँ को कांटेक्ट किया था और उस नंबर से एक फोन रिपेयरिंग शॉप रजिस्टर्ड था। इसके बाद जी मैन जुन योंग के अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां उसे कई सारे मोबाइल फोन्स मिलते हैं, उनके लास्ट विक्टिम का यूज किया हुआ नेल पॉलिश मिलता है, जुन योंग का बिजनेस कार्ड मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट विक्टिम के बारे में लिखे हुए सारे नोट्स मिलते हैं। इन सब एविडेंस को वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम उसे उसके बेटे का मैसेज आता है, जिसमें उसकी ही फोटो थी जो अपार्टमेंट के विंडो से ली गई थी। वो अपने बेटे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर जल्द ही वो रियलाइज करता है कि उसके बेटे ने उसे अपार्टमेंट से बाहर निकालने के लिए उसे बेवकूफ बनाया है। जब वो वापस आता है तब तक जुन योंग सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से भाग चुका था। इसके बाद जी मैन अपने लास्ट विक्टिम के माँ से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है विक्टिम ने पहले जुन योंग को कांटेक्ट किया था फोन खोने के बाद और बाद में उसे एक रिपेयर शॉप में बुलाया गया था और यहाँ सब क्लियर हो जाता है कि जुन योंग का यही तरीका था सारे विक्टिम्स को फंसाने का। इसके बाद जुन योंग अपने बचे हुए कुछ एविडेंस को लेके कैफे पहुँचता है और नामी के फादर से वही प्लमिड मांगता है। नामी के फादर को उस पे डाउट होता है क्योंकि उन्हें पता था कि जुन योंग कभी भी इससे पहले उनके कैफे में प्लमिड के लिए नहीं आया था। वो झूठ बोल रहा था। नामी के फादर को लगता है कि वो एक स्टॉकर है जो कि नामी को स्टॉक कर रहा है। उसी रात नामी को उसके फादर उस स्ट्रेंजर से दूर रहने को कहते हैं, पर नामी अपने फादर की बात नहीं मानती। जुन योंग को भी लगने लगा था कि अब नामी के फादर को उस पे शक हो चुका है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। वो नामी के सो जाने के बाद उसके फोन से उसके फादर को एक लिंक शेयर करता है, जिसे ओपन करते ही उन्हें एक पार्सल उनके घर के बाहर रखा मिलता है। जब वो उसे उठाने बाहर जाते हैं तब जुन योंग उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है और अब नामी के फादर अपने ही घर में अपने आंखों के सामने अपने बेटी को जुन योंग के ट्रैप में फंसते हुए देखते हैं। मीनवाइल नामी उस रात अपने बेस्ट फ्रेंड युनजो के साथ स्पेंड करती है और दूसरे दिन जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उसके ऑफिस की टीम की फोटो पोस्ट की है और उस फोटो के नीचे लिखा है कि वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाहती और साथ ही में अपने बॉस की और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बुरा भला लिखा था। नामी को पता चल चुका था कि उसका फोन हैक हो चुका है। वो सबको बताती है पर कोई उस पर भरोसा नहीं करता। उसे उसकी बॉस जॉब से निकाल देती है। नामी और युनजो कंप्लेन करने साइबर सिक्योरिटी सेल में जाते हैं, पर उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए वहाँ भी कुछ नहीं हो
पाता। उन दोनों को पता चलता है कि जुन योंग एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, इसीलिए वो उससे मदद मांगते हैं। जहां जुन योंग उन्हें बताता है कि उसके फोन में स्पाईवेयर किसी ने इंस्टॉल किया है और वो बहुत ही चालाकी से सारा इल्जाम युनजो पर डाल देता है, क्योंकि जिस रात वो पोस्ट नामी के फोन से किया गया था, युनजो ही उसके साथ उसके घर पर थी। युनजो को जब पता चलता है कि नामी उस पे शक कर रही है, वो भी उसको छोड़ के चली जाती है। अब नामी बिल्कुल अकेली थी, जैसा कि जुनियन चाहता था। मीनवाइल पुलिस को उसी जंगल से 7 और बॉडीज मिलती हैं। जी मैन और जियोंगो डिसाइड करते हैं कि वो उस रिपेयर शॉप पर जाएंगे। वहां पहुंच के उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय उन 8 बिल्स के जो जुन योंग ने रिपेयर किया था, और ये सारे वही विक्टिम्स थे। पर जी मैन को जुन योंग के नोट्स में 9 विक्टिम्स के नाम दिखे थे। उसी समय नामी पुलिस को अपने साथ उस रिपेयर शॉप में लेके आती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसी रिपेयरिंग बॉय ने उसके फोन को हैक किया था। अब नामी को जुन योंग पे शक होता है और वो उसी सिक्योरिटी कंपनी में कॉल करके पूछती है जुन योंग के बारे में, पर वहाँ इस नाम का कोई आदमी काम नहीं करता था। नामी और जी मैन मिलके प्लान बनाते हैं जुन योंग को पकड़ने का। नामी जुन योंग को अपने घर इनवाइट करती है। जुन योंग भी मान जाता है। जी मैन और जियोंगो जुन योंग को रास्ते में पकड़ लेते हैं, पर जी मैन जल्द ही रियलाइज करता है कि वो उसका बेटा नहीं है। अब जुन योंग को भी पता चल गया था कि नामी पुलिस से मिल गई है, इसीलिए वो भी रेडी था नामी को अपने दूसरे विक्टिम्स की तरह खत्म करने के लिए। पर अभी भी स्टॉकर के आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन था, क्योंकि जी मैन उसे पहचान नहीं पाया था। इसका मतलब स्टॉकर जुनियन नहीं था। जी मैन और जियोंगो नामी को उसके फादर के घर पर छोड़ने का डिसाइड करते हैं, पर उससे पहले नामी अपने पुराने फोन को अपने रीसेंट फोन से एक्सचेंज करती है, पर स्टॉकर ने तो उस फोन को भी हैक किया हुआ था। जी मैन नामी को उसके फादर के यहाँ छोड़ता है और उसे अपना कार्ड देता है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें कांटेक्ट कर सके। नामी उन्हें बताती है कि वो टेक्स्ट के जरिए उन्हें बताती रहेगी अपने प्रॉब्लम के बारे में, पर नामी उस कार्ड के पीछे मेंशन करती है नो टेक्स्ट ओनली कॉल्स। नामी घर के अंदर जाती है और जल्द ही समझ जाती है कि स्टॉकर उसी घर में है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर स्टॉकर उसे वो भी नहीं करने देता। नामी अपने फादर को बचाने के लिए अपने रूम से निकल के बाहर आ जाती है, जहाँ उसे स्टॉकर मिलता है। अब नामी अपने फादर के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थी। स्टॉकर सबसे पहले नामी से मैसेज टाइप करवाता है जी मैन के लिए कि वो सोने जा रही है। उसी बीच जी मैन को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से पता चलता है कि जो बॉडीज उन्हें जंगल से मिली है, उनमें से एक बॉडी उसके बेटे की है। तभी जी मैन को नामी का टेक्स्ट मिलता है और वो समझ जाता है कि नामी खतरे में है, क्योंकि नामी ने उन्हें लिख के समझाया था कि वो टेक्स्ट नहीं करेगी और सिर्फ कॉल करेगी। आगे स्टॉकर नामी और उसके फादर को बाथटब में हाथ पैर बांध के मरने के लिए छोड़ देता है और खुद बाहर जाके उनके मरने का इंतजार करता है। पर उसी बीच वो उस कार्ड को उठा के पढ़ता है जहां नामी ने नो टेक्स्ट ओनली कॉल लिखा था। वो समझ जाता है कि पुलिस वहां आने ही वाली है, पर जब तक वो यह रियलाइज करता काफी देर हो चुकी थी। पुलिस आके नामी और उसके फादर को बचा लेते हैं। जी मैन स्टॉकर को पकड़ लेता है और अब उसे पता था कि वो उसका बेटा नहीं है। वो उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। स्टॉकर उसे बताता है कि जुन योंग उसका सबसे पहला विक्टिम था और उसे मारने का सबसे बड़ा कारण था उसकी आइडेंटिटी को यूज करना, ताकि वो पुलिस को बेवकूफ बना सके। जी मैन ये सब जानने के बाद भी उसे शूट नहीं कर पाता, क्योंकि वो शर्मिंदा था कि वो अपने ही बेटे को बचा नहीं पाया। पर नामी जो अपने फादर को अपने सामने मरते देख रही थी, वो उसे शूट कर देती है और तभी उसके फादर एक गहरी सांस लेते हैं। नामी अपने होश में आती है और अपने फादर को गले लगा लेती है। पर इतना सब होने के बाद भी उस स्टॉकर के चेहरे पे गिल्ट नहीं था कि उसने इतने लोगों को मार दिया। आखिर में हमें बताया जाता है कि जी मैन ने स्टॉकर को शूट करने का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। स्टॉकर अभी भी जिंदा था और कोमा में हॉस्पिटल में था। स्टॉकर की आइडेंटिफिकेशन पुलिस
पुलिस को नहीं मिल पाई थी क्योंकि उसके बर्थ से ही कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था, इसीलिए पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि स्टॉकर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट रही होगी और इसीलिए वो एक साइको किलर में कन्वर्ट हुआ और अपने आइडेंटिटी के ना होने का फायदा उसने लोगों को मार के उठाया। इसके बाद हम किसी अननोन पर्सन को नामी की फोटो लेते देखते हैं बिना उसके कंसेंट के, उसी के फादर के कैफे में। नामी उसे नोटिस करती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही मूवीज के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।